नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी गाइड में। मेरा नाम है आशीष औतिला और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मार्च 10 से लेकर के मार्च 20 तक की करंट अफेयर्स। तो मार्च की जो करंट अफेयर्स रहने वाली है वो हमारे 3 पार्ट में आएगी। जो हम पहली वीडियो है उसकी वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं जिसने नहीं देखी है। उसके अलावा ये दूसरी वीडियो है 10 से 20 मार्च की, और उसके अलावा जो तीसरी वीडियो आएगी वो मतलब 20 मार्च या 21 मार्च से 30 मार्च या फिर 31 मार्च तक की आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगी उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो चलो फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आज की वीडियो रहने वाली है वो 10 मार्च से 20 मार्च की रहने वाली है। और आज जो वीडियो होगी तो इस वीडियो को मैंने क्या कर रखा है कि वन लाइनर के फॉर्म में रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वन लाइनर टाइप के फॉर्म में क्वेश्चन आंसर करके नहीं बनाए हैं। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आवाज़ में थोड़ा सा आज ढिलाई लग रही होगी, आपको थोड़ा सा मतलब लो पिच की वॉइस लग रही होगी, तो इस चीज़ को बेयर करना क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है मेरा। तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट है कि उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग और टिहरी जो ज़िला है वो भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर है। तो अभी दोस्तों क्या हुआ था कि इसरो ने क्या किया था, पहली बार हाल ही में अपने जो सैटेलाइट वगैरह है उनसे डाटा वगैरह इकट्ठा करने के बाद भूस्खलन सूचकांक निकाला है भारत में। तो इसके अनुसार जो पूरे भारत में जो सर्वाधिक सुभेद्य यानी कि जहाँ पे भूस्खलन सबसे ज़्यादा होता है वो ज़िले हैं हमारे उत्तराखंड के। और ये कौन से ज़िले हैं? ये है हमारे रुद्रप्रयाग और टिहरी जिला। तो ध्यान रख लेना है कौन कौन से ज़िले, रुद्रप्रयाग और टिहरी। यहाँ पे देश में क्या होता है, सबसे ज़्यादा भूस्खलन आता है यहाँ पे। ठीक है, अगला पॉइंट है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो ये भारत है 108वें स्थान पे। ये वाला जो पॉइंट है वो मैं पिछले वाली वीडियो में भी कवर कर चुका हूँ, तो इसमें भी डाल दिया मैंने। ठीक है, तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत कौन से नंबर पे है? 108वें नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है स्नेक इन द गंगा। क्या लिखा हुआ है? स्नेक इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0। ये बुक है, तो ये बुक लिखी है राजीव मल्होत्रा और विजया विश्वनाथन ने। ठीक है, क्या लिखी हुई? स्नेक मतलब गंगा में सांप। ठीक है, तो गंगा में सांप है, इस तरीके से याद रखना। विजय विश्वनाथ और राजीव मल्होत्रा ने इसको लिखा है। अगला पॉइंट है भुवनेश्वर में आरबीआई का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। तो आरबीआई क्या कर रहा है, अपना जो डाटा सेंटर है और साइबर सुरक्षा जो प्रशिक्षण संस्थान है उसको कहाँ स्थापित कर रहा है? तो ये स्थापित कर रहा है भुवनेश्वर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। इसमें से ये उत्तराखंड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक वाला भी। ठीक है, बुक्स इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं बट फिर भी थोड़ा देख लेना है इसको, लेकिन ये जो 3 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 17,000 रन बनाने वाले 7वें भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 17,000 रन बना लिए हैं। और ये कौन से भारतीय हैं? 7वें नंबर के भारतीय। इनका नाम याद रख लेना बस। अगला पॉइंट है WPL। ठीक है, ये हो रहा है WPL की बात। तो WPL में 10 विकेट से मैच जीतने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो ये बनी है यूपी वॉरियर्स। अगला पॉइंट है भारत में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज हुई है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हांगकांग फ्लू। सीधे आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि हांगकांग फ्लू निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, और वो यहाँ पे दे देगा H3N2। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना कि H3N2 वो क्या कर सकता है? वो कर सकता है H1N2 ऑप्शन ए। ठीक है, H3N3 ऑप्शन बी। ठीक है, H3N2 इस तरीके से कर सकता है वो। तो ये ध्यान रख लेना कि H3 है N2 है, पहले आएगा H और उसके साथ 3 है, फिर आएगा N और उसके साथ क्या है? 2 है। तो वायरस को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हांगकांग फ्लू। तो ये ध्यान रख लेना। अगला पॉइंट है 2008 के संकट के बाद दिवालिया होने वाला सबसे बड़ा अमेरिकी बैंक कौन बना है? यह है सिलिकॉन वैली बैंक। तो दोस्तों अमेरिका में हाल ही में क्या हो रहा है कि वहाँ पे एक इकोनॉमिक क्राइसिस जिसे वित्तीय संकट बोलते हैं वो आया। तो इससे पहले ये 2008 में आया था, इतना बड़ा वित्तीय संकट। उसके बाद अब आया है। तो ये पहला बैंक है अमेरिका का, सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि बहुत बड़ा बैंक है और वो कोलैप्स हो गया है। तो इस बैंक का नाम ध्यान रख लेना आप। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फोसिस के अध्यक्ष हैं मोहित जोशी। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अभी रिसेंटली इन्फोसिस से इस्तीफा दे दिया है और ये टेक महिंद्रा
जो कि एक आईटी कंपनी है, जो महिंद्रा कंपनी है उसकी एक आईटी कंपनी है टेक महिंद्रा। तो इसके अगले सीईओ और एमडी होंगे कौन? मोहित जोशी। तो ध्यान रख लेना कि मोहित जोशी ने इन्फोसिस से इस्तीफा दिया है और टेक महिंद्रा जो है उसके ये एमडी और सीईओ बने हैं। अगला पॉइंट है, चीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है ली चांग। तो ली चांग क्या है? चीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला पॉइंट है कि ऑस्कर अवार्ड 2023 के विजेताओं की सूची जारी हुई है। भारत को इसमें 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। तो यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड से संबंधित जो वीडियो है जिसमें मैंने ऑस्कर अवार्ड जो इंपॉर्टेंट है वो करा रखे हैं, तो जिसने नहीं देखी है वो जाके देख लो। यहाँ पे मैंने इसलिए उनको मेंशन नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैं ऑस्कर अवार्ड के ऊपर एक वीडियो बना चुका था। तो जिसने नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके यहाँ पे देख ले, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगला पॉइंट आता है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत को 2022 में दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। इससे पहले की जो रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, उसमें भारत को दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया था, लेकिन अभी जो 2022 के लिए कितना बताया गया है? 8वां। ठीक है, ये ध्यान रख लेना कि जारी वो इस साल भी है, लेकिन जो इस साल जारी भी है उसमें किस वर्ष के लिए है? वो पुराने वर्ष के लिए, यानी कि 2022 के लिए है। तो 8वां नंबर है भारत का, ये ध्यान रख लेना कि इसमें दुनिया का सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित देश है उसमें। अगला पॉइंट है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो दोस्तों आईसीसी क्या करता है? ये हर महीने एक सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी और एक सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के अवार्ड देता है। तो फरवरी 2023 के लिए जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी है आईसीसी के, मतलब आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है, वो है हैरी ब्रूक, और जो महिला खिलाड़ी है वो है एस्ले गार्डनर। तो इसको थोड़ा ध्यान रख लेना है। अगला पॉइंट है, भारत के मयूरभंज और लद्दाख टाइम मैगजीन के 2023 के दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में शामिल। तो भारत का मयूरभंज और लद्दाख को क्या किया गया है? टाइम मैगजीन ने 2023 के दुनिया के जो महानतम स्थान है उनकी सूची में शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में बहुत ज़्यादा। अगला पॉइंट है, कर्नाटका के हुबली रेलवे स्टेशन, जिसको आप सिद्धरूपा रेलवे स्टेशन भी बोलते हैं, तो ये क्या बन गया है? ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा है और इसकी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो है 1.5 किलोमीटर। तो ध्यान क्या रख लेना है, या तो सिद्धरूपा रेलवे स्टेशन आएगा या फिर इसको ही वो हुबली रेलवे स्टेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो सिद्धरूपा रेलवे स्टेशन है वो हुबली जो सिटी है कर्नाटक के बीच, मतलब सॉरी कर्नाटक में जो हुबली सिटी है उसमें आता है। अगला पॉइंट है, पहली मैथनॉल संचालित बसों का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बताते जाऊँगा। वैसे तो सारे जितने पॉइंट है इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट ही है, बट फिर भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं बताता जाऊँगा। भारत में पहली बुलेट ट्रेन कब शुरू की जाएगी? 2026 में। ठीक है, तो अगस्त 2026 में क्या किया जाएगा? पहली बुलेट ट्रेन स्टार्ट की जाएगी भारत में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रेलवे ने 2023 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक यानी कि ज़ीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। तो कब तक रखा है? 2030 तक। ठीक है, 2030। इसके अलावा इसने 2 अन्य लक्ष्य रखे हैं भारतीय रेलवे ने। उनमें से एक है दिसंबर 2023 तक, मतलब जो ये साल चल रहा है इसके दिसंबर तक क्या करेगा? रेलवे ने क्या किया है कि जो बसें, जो रेलवे ट्रेन है ना, उनको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों में कन्वर्ट करेगा वो। अगला जो लक्ष्य है रेलवे का वो है 2023 तक गैर नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों को बिजली देना। अगला पॉइंट है, बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया गया है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के नागपुर में भिखारी मुक्त शहर के रूप में जाने जाने वाला नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो आपको अगर भिखारी मुक्त शहर आएगा तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए क्या? नागपुर। और नागपुर कहाँ आता है? महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, तो नागपुर क्या बनने वाला है? पहला भिखारी मुक्त शहर के रूप में बनने वाला है। अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड का पॉइंट है कि उत्तराखंड ने देश का पहला रेशम कीट बीमा कार्यक्रम शुरू किया है। तो अब क्या होगा उत्तराखंड में? तो जो भी किसान वगैरह या जो भी मजदूर वगैरह रेशम का जो मतलब उत्पादन करने में या रेशम से संबंधित वो खेती वगैरह करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या होगा? बीमा कार्यक्रम शुरू किया है। इसी से संबंधित अन्य कुछ पॉइंट है। पॉइंट में ये है, क्योंकि उत्तराखंड का था तो मैंने इसको थोड़ा सा डीप में लेने का सोचा। तो अगला पॉइंट ये है इसमें, इसी में जो ये रेशम कीट के लिए जो बीमा कार्यक्रम है ना, इसी में क्या है? इसमें ये बोल रहा है कि पहले चरण में
अभी मतलब इसको ना पायलट प्रोजेक्ट के बेस पे स्टार्ट किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं कि जब हम किसी चीज़ को ना बस ये ट्रायल के रूप में जब शुरू करते हैं ना, तो उसको पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो अभी जो ये है, ये पहले चरण को इसके पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है और इसमें उत्तराखंड के 4 जिलों में शुरू किया जाएगा। तो 4 जिले कौन कौन से हैं? एक तो आपको ये नंबर ध्यान रखना है कि कितने जिलों में शुरू किया जाएगा, 4। तो जैसे अभी पटवारी के पेपर में क्वेश्चन आया था कि जो क्या था वो, वायु गुणवत्ता की सूची में उत्तराखंड के कितने शहरों को शामिल किया गया है, सीधा नंबर पूछा था। तो हो सकता है कि इसमें भी डायरेक्ट नंबर पूछ ले कि जो उत्तराखंड में रेशम कीट जो बीमा कार्यक्रम है वो कितने जिलों में शुरू किया जाएगा। तो ये ध्यान रख लेना कि 4 जिले हैं। पहला है इसमें देहरादून, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है यूएसएन मतलब उधम सिंह नगर और चौथा है नैनीताल। तो 2 गढ़वाल जिले हैं और 2 कुमाऊं के जिले हैं। पॉइंट है वो है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य के पदों पर राज्य के प्रचारकों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। तो इसमें यह है कि उत्तराखंड में जो भी पार्टीज़ वगैरह हैं तो उसमें जो भी सीटें वगैरह होंगी तो उसमें जो राज्य के प्रचारक होंगे उनके लिए 10% सीट रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी उत्तराखंड से रिलेटेड है। यह है, राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दे दी गई है। और ये प्रस्ताव जो हमारा पास हुआ था वो कि गैरसैंण यानी कि भराड़ीसैंण में जो अभी विधानसभा सत्र हुआ था, जिसमें कि बजट सेशन जिसको बोला गया था, तो वहाँ पे ये उन्होंने बोली है ये बात, ये प्रस्ताव वहाँ पे स्वीकार किया गया है। तो ये ध्यान रख लेना, कितना परसेंट? 10% क्षैतिज आरक्षण। ये क्षैतिज आरक्षण होता है जो राज्य आंदोलनकारियों को दिया जाएगा, ऊर्ध्वाधर आरक्षण नहीं होता है ये। इस पॉइंट को मैं बजट वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ, तो जिसने अभी तक वो बजट वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो यहाँ पे ऊपर पे उसका अगर नोटिफिकेशन आएगा तो वो वहाँ पे देख लो, बाकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक आपको दे दूँगा। अगला पॉइंट है, इंडोनेशिया में स्थित माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ। तो जो माउंट मेरापी है वो दुनिया के मतलब जो सबसे ज़्यादा फेमस जो सक्रिय ज्वालामुखी है उनमें से एक है। तो ये माउंट मेरापी कहाँ स्थित है? ये इंडोनेशिया में है। इस पॉइंट को ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि विश्व में पहला है। क्या है पॉइंट? कि विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? यह है डेनमार्क। तो डेनमार्क क्या कर रहा है कि देखो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है ना, तो वो हमारे वातावरण को क्या कर रहा है? गर्म कर रहा है। अगर वातावरण में जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, वैश्विक तापन होगा, जिससे कि ग्लेशियर वगैरह पिघलेंगे, वो चीज़ होगी। तो जो पूरे मतलब विश्व की जो सरकारें हैं उन्होंने एक चीज़ बोली, उन्होंने बोला कि ये जो कार्बन है, CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम क्या कर सकते हैं कि ज़मीन के अंदर हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ है कि विदेशों से जो आयातित जो CO2 है उसको दफनाने वाला, यानी कि ज़मीन के अंदर दफनाने वाला, स्टोर करने वाला जो पहला देश है दुनिया का, वो कौन है? वो है डेनमार्क। तो ये ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, क्योंकि ये पहला देश है। अगला पॉइंट है, भूटान LDC सूची से स्नातक होने वाला देश बन गया है। और ये कौन से नंबर का देश है? ये 7वें नंबर का देश है। अब आप बोलोगे यार LDC क्या होता है? ठीक है, ये है LDC। तो LDC की फुल फॉर्म होती है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। तो दुनिया में वो देश जो सबसे कम विकसित हैं, तो उन देशों का ये एक समूह है LDC। तो इसमें क्या है कि भूटान को इस सूची से बाहर कर दिया गया है, यानी कि यहाँ से स्नातक होने वाला देश कौन बना है? ये बना है भूटान। अब इसमें भी क्या होता है कि जैसे हम लोग करते हैं ना, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ अलग अलग कैटेगरीज़ है, तो उसमें ये वाली कैटेगरी है। तो बस आपको इतना ध्यान रख लेना कि LDC सूची से स्नातक होने वाला देश कौन सा बना है रिसेंटली? तो ये बना है भूटान, और ये वैसे 7वें नंबर का देश है। और मतलब यही है कि भूटान अब LDC सूची से बाहर हो गया है। ठीक है, अब जो ये LDC सम्मेलन है 2023 का, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था दोहा, कतर में। तो LDC से 2 चीज़ ध्यान रखना, एक तो भूटान अभी स्नातक हुआ है, यानी कि भूटान LDC सूची से बाहर हुआ है, और इसका आयोजन हुआ है दोहा, कतर में। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया है। तो अगला जो पॉइंट है वो है, भारत और बांग्लादेश के बीच विकसित मैत्री पाइपलाइन के द्वारा भारत से रिफाइंड डीजल बांग्लादेश को प्रदान किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिलेशन से ना क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखना है ना कि मैत्री वर्ड जहाँ भी आएगा ना, इसका संबंध किससे होगा? इसका संबंध होगा बांग्लादेश से मोस्टली। जैसे मैत्री पुल है, तो मैत्री पुल भी किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो मैत्री पाइपलाइन है, ठीक है, तो मैत्री पाइपलाइन किस किस के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू कर रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना। अगला पॉइंट है, भारत और विश्व बैंक ने
4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो विश्व बैंक ने क्या किया है कि लोन दिया है भारत को, जो भारत के जो 4 राज्य हैं, यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इन 4 राज्यों में जो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर है उसको बनाने के लिए। तो किसने दिया? ये दिया है विश्व बैंक ने। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किसने भारत को ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना बनाने के लिए ऋण दिया है? तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना। अगला पॉइंट है, रचना विश्वास रावत ने क्या किया है? एक बुक लिखी है, इस बुक का नाम है विपिन यूनिफॉर्म के पीछे छिपे इंसान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विपिन रावत आपको पता है कि उत्तराखंड से बिलोंग करते थे बॉडी से, और ये क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि उत्तराखंड से संबंधित है। तो ध्यान रख लेना कि इनका नाम क्या है, ये भी रावत है, ठीक है। अब हो सकता है इनके कोई रिलेटिव हो, तो इनका नाम है रचना रावत। तो विश्वास अगर नहीं भी याद रखोगे तो रचना रावत याद कर लेना। अगला पॉइंट है, महिलाएं और पुरुष भारत में 2022। तो ये 24वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। तो इसको ध्यान में रख लेना। अगला जो पॉइंट है, स्नेक इन द गंगा, ये मैं बता चुका हूँ आपको अभी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में 100% महिला कर्मचारियों के साथ ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है। तो भाई क्या हुआ कि इस कंपनी का नाम याद रखना है, अशोका लेलैंड है ये, अशोक लेलैंड। ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी बनाते हैं, आपने देखा होगा कि गाड़ियों के आगे अशोका लेलैंड लिखा रहता है, जिसमें कि जो बड़े बड़े ट्रक वगैरह होते हैं वो बनाता है ये। तो इसने क्या किया है, तमिलनाडु में इसने क्या किया है कि एक प्रोडक्शन लाइन बनाई है। प्रोडक्शन लाइन मतलब एक प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे जो पुर्जे उर्जे हैं वो बनते हैं, तो उसमें काम करने वाली जितने भी लोग हैं ना, वो सारी की सारी ना महिलाएं होंगी, ठीक है। 100% महिला कर्मचारी होंगे। तो ये पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर बेस्ड है। तो एक तो याद रख लेना ये अशोक लेलैंड, और दूसरा कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसको हम इरेडा बोलते हैं शॉर्ट में, इसको क्या किया है? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है, ठीक है। तो ये जो दर्जा वगैरह देता है ये आरबीआई देता है, ठीक है, वो आपको पता ही होगा। तो किसको दिया है? IREDA को। नेक्स्ट पॉइंट है, IDFC म्यूचुअल फंड ने खुद को क्या किया है? अपना नाम चेंज किया है और अब इसको बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में जाना जाएगा। किसको? IDFC म्यूचुअल फंड को। अगला पॉइंट है, और ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है? एक कंपनी का नाम है बूस्टरॉइड। तो जो ये बूस्टरॉइड है ये एक गेमिंग कंपनी है। तो इसके साथ उन्होंने एक समझौता किया है जिसमें क्या होगा कि एक एक्सबॉक्स होता है, मतलब गेम वगैरह जो खेलते हैं पीसी में, मतलब कंप्यूटर में, तो एक एक्सबॉक्स होता है, एक्सबॉक्स पीसी गेम होते हैं। तो उससे संबंधित या उसके संबंध में क्या किया है? माइक्रोसॉफ्ट और बूस्टरॉइड कंपनी ने क्या किया है? समझौता किया है। अगला पॉइंट है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या किया है? ब्लॉसम वुमेन सेविंग अकाउंट नाम से नया बचत खाता खोला है। तो बैंक का नाम क्या है? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसने क्या किया है? ब्लॉसम वुमेन सेविंग्स अकाउंट खोला है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिसिल के अनुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो वित्त वर्ष 2023-24 में कितनी रहने का अनुमान है? ये 6% रहने का अनुमान है। जो इससे पहले वाली वीडियो थी मार्च की, उसमें मैंने किसके बारे में बताया था? उसमें मैंने बताया था मूडी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था मूडी ने भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें वृद्धि बताई है, और कितने % बताई थी? तो मूडी ने बताई थी 5.5%, ठीक है, और क्रिसिल ने 6% बताई। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, ये बैंक में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। लेकिन आयोग को कोई भरोसा है नहीं, जिस तरीके के आयोग क्वेश्चन दे रहा है, टफ क्वेश्चन दे रहा है, तो हो सकता है कि वो इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ पे दे दे। तो मूडी का कितना बताया था? 5.5% बताया था 2023 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी वृद्धि दर। और क्रिसिल का कितना बताया? क्रिसिल का 6% बताया। अगला जो पॉइंट है वो है भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है। यूरो नहीं होगा यहाँ पे, ये ब्यूरो होगा, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, वो गलती से टाइप हो गया। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने क्या किया है? लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड नाम की पहल शुरू की है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड नाम की पहल किसने शुरू की है? तो ये ध्यान रख लेना, क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो ने शुरू किया ये। अगला पॉइंट है, कैनरा बैंक ने क्या किया है? NPCI के सहयोग से रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। तो प्रश्न आएगा कि किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका कैनरा बैंक। नेक्स्ट पॉइंट है, ICICI बैंक ने क्या किया है? स्टार्टअप इकोसिस्टम बैंकिंग नाम की पहल शुरू की है। तो कौन सी पहल शुरू की है? स्टार्टअप इकोसिस्टम बैंकिंग। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम किसने शुरू की है? ICICI ने। और रुपे क्रेडिट कार्ड किसने शुरू किया है? कैनरा बैंक ने। फिर नेक्स्ट पॉइंट है,
सिद्धार्थ मोहंती है, इनको जो LIC है, LIC का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अंतरिम जो अध्यक्ष है वो चुना गया है सिद्धार्थ मोहंती को। अगला पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक नाम है, इनका नाम है श्रेया घोड़ावत। तो श्रेया घोड़ावत को क्या किया गया है, शी चेंज क्लाइमेट, इसको आप एक कंपनी या एक ये NGO टाइप का बोल सकते हो। ठीक है, शी चेंज क्लाइमेट एक विश्व स्तरीय बहुत माना जाना NGO है। तो इसने क्या किया है, भारत के लिए जो एम्बेसडर है उनको नियुक्त किया है, किसको, श्रेया घोड़ावत को। तो श्रेया घोड़ावत शी चेंज क्लाइमेट की भारत की एम्बेसडर है। तो क्या नाम है इनका, श्रेया नाम है, इसको ध्यान में रख लेना। अगला पॉइंट है, महेंद्र सिंह धोनी को वाईकॉम 18 ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्री साझेदारी अभ्यास 2023, इसको शॉर्टकट में MPI 2023 भी बोलते हैं। ये एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नाम है और ये और भारत और फ्रांस के बीच ये आयोजित हुआ है। तो ध्यान रख लेना कि समुद्री साझेदारी अभ्यास यानी कि MPI 2023 किस किस के बीच आयोजित हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच। तो इसमें क्या हुआ है कि भारत का जो फ्रीगेट INS सह्याद्री जहाज़ है वो भारत की तरफ से इसमें भाग लेगा। अगला पॉइंट है, बहुपक्षीय अभ्यास ला पैरोस। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, बहुपक्षीय अभ्यास जो होता है ना, एक होता है द्विपक्षीय और एक होता है बहुपक्षीय या त्रिपक्षीय भी हो सकता है। तो द्विपक्षीय में क्या होंगे, 2 देश उसमें भाग लेंगे। त्रिपक्षीय में क्या होंगे, 3 पक्ष यानी कि 3 देश भाग लेंगे। और बहुपक्षीय में क्या होगा, मोर देन 3 कंट्रीज़ यानी कि 3 देशों से ज़्यादा देश भाग लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रख लेना कि बहुपक्षीय है यानी कि बहुत सारे देश इसमें भाग ले रहे हैं। तो इसमें हमें देशों का नाम याद नहीं रखना है, देशों का नाम हमें सिर्फ द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय में ध्यान रखना है और खासकर द्विपक्षीय में। तो बहुपक्षीय अभ्यास है ला पैरोस। तो ये कहाँ शुरू हुआ है, ये हुआ है हिंद महासागर में। ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि बहुपक्षीय अभ्यास ला पैरोस कहाँ शुरू हुआ है, तो ये हुआ है हिंद महासागर में। ठीक है, और ये किसने शुरू किया है, तो शुरू किया है ये फ्रांस ने। तो फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है, भारत और सिंगापुर के बीच जोधपुर में ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ है। तो देखो यहाँ पे द्विपक्षीय आ गया ना, तो 2 देश होंगे, एक देश तो भारत होगा और दूसरा देश कौन सा है, सिंगापुर। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और किसके बीच शुरू हुआ है, सिंगापुर के बीच। ठीक है, अगला पॉइंट है, अमेरिका द्वारा आयोजित एक्सरसाइज, इसका नाम है सी ड्रैगन 23। तो जो इस एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23 है, सी ड्रैगन 23 बोल सकते हो आप इसको, इसमें भारत का P-8I विमान क्या करेगा, प्रतिभाग करेगा। अगला पॉइंट है, INS द्रोणाचार्य को क्या हुआ है, राष्ट्रपति कलर से सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न आएगा कि राष्ट्रपति कलर से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, तो यह है INS द्रोणाचार्य को। नेक्स्ट पॉइंट है, भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए अब CISF के बाद BSF की भर्तियों में भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट पर्यावरण पुरस्कार 2023, बहुत लंबा नाम है लेकिन गोल्डन सिटी गेट ध्यान रखो। ठीक है, गोल्डन सिटी गेट पर्यावरण पुरस्कार 2023 में क्या किया गया है, भारत सरकार और भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है इसको पुरस्कृत किया गया है। तो अलग अलग कैटेगरीज में दिया गया है। तो जो पर्यटन जो विभाग है हमारा, पर्यटन जो मंत्रालय है, उसको TV सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल श्रेणी में दिया गया है और भारत सरकार को किस में दिया गया है, कंट्री इंटरनेशनल कैटेगरी में दिया गया है। अगला है पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में। पॉइंट ये है कि हिंदी के लेखक हैं ज्ञान चतुर्वेदी, इनका एक व्यंग्य उपन्यास है जिसका नाम है पागलखाना। तो उसके लिए इनको क्या किया गया है, 32वां व्यास सम्मान। अगला पॉइंट है, RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि अभी करंटली या वर्तमान में RBI के गवर्नर है। इनको 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। तो पूरे विश्व में एक अवार्ड दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गवर्नर ऑफ द अवार्ड, वो किसको दिया गया है इस बार, वो दिया गया है भारत के जो RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास को। इसमें एक और चीज़ ध्यान रख लेना कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड है, ये भारत में पहली बार जो रघुराम राजन है, ठीक है, उनको 2015 में मिला था। तो ये दूसरे शक्तिकांत दास दूसरे हैं शायद से, तो इससे पहले रघुराम राजन को मिल चुका है ये, लेकिन 2023 के लिए किसको मिला है, शक्तिकांत दास को। अब इसमें एक और अवार्ड मिलता है, इसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। तो एक तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड हो गया और दूसरा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड हो गया। तो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड तो इंडिया के शक्तिकांत दास को मिला, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है क्या, यूक्रेन का जो राष्ट्रीय बैंक है। अगला पॉइंट है, स्काई ट्रैक्स ने क्या किया है, भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में किसे चुना है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को चुना है, और ये कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है, और ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तमिल लेखिका है, इनका नाम है शिवा शंकरी। तो जो तमिल लेखिका है शिवा शंकरी,
इनको इनकी एक आत्मकथा है और आत्मकथा का नाम है क्या? आत्मकथा का नाम है सूर्यवंशम। तो शिव शंकरी को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए क्या हुआ है? सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है 2022 का। तो 2022 में सरस्वती सम्मान किसको मिला है? शिवा शंकरी को। कैसे याद करोगे? बहुत सिंपल है याद करना। देखो सरस्वती सम्मान में आगे क्या आ रहा है? 100 आ रहा है ना, 100 से सरस्वती। शिवा शंकरी में भी 100 आ रहा है, देखो शिवा शंकरी 100 से शंकरी, तो इसमें भी 100 आ रहा है। और आत्मकथा का नाम क्या है? पुस्तक का नाम क्या है? उसमें भी सूर्यवंशम है, तो यहाँ भी 100 आ रहा है। तो 100 याद करना बहुत ईजी है, ठीक है। अगला पॉइंट है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? तो ये है भारत। तो सिप्री क्या है? एक संस्था है, ये रिपोर्ट जारी करती है। तो इसने बोला है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो हथियार खरीदने वाला देश है ना, वो कौन है? वो है भारत। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है सऊदी अरब, ठीक है। तो सऊदी अरब दूसरे नंबर पे और पहले नंबर पे भारत है। अब सबसे ज़्यादा हथियार तो भारत ने खरीद लिए, अब किससे खरीदे होंगे? इसको ऐसे सोचो, ये खरीदे हैं अमेरिका से। तो सबसे ज़्यादा हथियार निर्यातक देश कौन है? अमेरिका है। और सबसे ज़्यादा हथियार आयातक देश भारत है। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की 100 दिवसीय उल्टी गिनती की आधिकारिक शुरुआत के रूप में दिल्ली में योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। देखो इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023, ठीक है, और दूसरा है योग महोत्सव 2023। अब जो ये योग महोत्सव 2023 है, ये क्यों मनाया गया? अभी आप बोलोगे यार कि योग दिवस तो अभी आया ही नहीं, वो तो क्या बोलते हैं कि 21 मई को आता है, ये तो अभी मार्च ही चल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि जो योग दिवस है ना 21 मई को, तो उसकी ना 100 दिन की जो उल्टी गिनती होती है ना, जैसे 100 दिन बचे हुए, फिर 99 दिन, फिर 98, 97, इस तरीके से। तो 100 उल्टी गिनतियों को शुरू कर दिया गया है, किससे? जो योग महोत्सव 2023 है इससे। और ये कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है दिल्ली में। तो अगर प्रश्न आएगा कि योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। लेकिन इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा ना, ये मनाया जाएगा ऋषिकेश में, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। तो पॉइंट है कि एक नाम है जियानो इन्फेंटो। तो जो जियानो इन्फेंटो है, ये वर्तमान में क्या है? जो फीफा है ना, तो फीफा के अध्यक्ष हैं ये। तो इनको क्या किया गया है? 2027 के फीफा विश्व कप तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो बस यही है। अगला पॉइंट है, ईरानी कप 2022-23 का विजेता है रेस्ट ऑफ इंडिया। तो ईरानी कप का संबंध किससे है? तो ईरानी कप का संबंध है, ठीक है, किससे? क्रिकेट से। तो क्रिकेट से संबंधित है ये। और किसने जीता है 2022-23 का ईरानी कप? तो ये जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृति मंत्रालय ने वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता। तो ये नाम है स्कीम का नाम है वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता। तो ये जो स्कीम है, ये एक पेंशन स्कीम है, पेंशन योजना है, और ये किसने शुरू की है? संस्कृति मंत्रालय ने। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता नाम से पेंशन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। अगला पॉइंट है, एमएसएमई सुधार के लिए प्रतिस्पर्धी लीन योजना शुरू की गई है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि बस ये लीन योजना भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। लीन योजना बोलो तो ये किससे संबंधित है? तो ये है एमएसएमई में सुधार से संबंधित, ठीक है। अगला पॉइंट है, देश में भारत में मतलब, ठीक है, अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने क्या किया है? रीच आउट योजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सी योजना? योजना का नाम है रीच आउट योजना। तो इसमें दो तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। पहला आ सकता है कि रीच आउट योजना किसने शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और दूसरा ऐसा बन सकता है कि रीच आउट योजना किससे संबंधित है? तो यह है अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने से संबंधित। अगला पॉइंट है, स्पेस एक्स ने क्या किया है? वन वेब। तो जो स्पेस एक्स है, ये तो आपको पता होगा कि एलोन मस्क है, उसकी एक कंपनी का नाम है, और एक है वन वेब। तो वन वेब भी जो है, ये भी एक कंपनी का नाम है। लेकिन जो ये वन वेब है ना, वेब से समझ सकते हो आप, ठीक है। वेब मतलब इंटरनेट को बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि दुनिया में जो इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए, या इंटरनेट पूरी दुनिया में इंटरनेट फैलाने के लिए, स्पेस एक्स ने किसका किया है? वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को लॉन्च किया है। अगला पॉइंट आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कनिष्ठ सहायक में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अभी देखो, एक तो फरवरी का करंट अफेयर्स है, वो 1 मार्च का करंट अफेयर है। तो फरवरी का करंट अफेयर्स तो ऐसा है कि गूगल ने अभी अपना कौन सा AI चैट बॉक्स निकाला था, जो कि पेपर में भी आया था। तो इसका आंसर तो हो जाएगा बार्ड, ठीक है। देखो 3 AI चैट बॉक्स निकाले हैं अलग अलग कंपनियों में। जो गूगल ने निकाला है, इसका नाम हो गया बार्ड।
जो माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला है इसका नाम हो जाएगा बिंग, ठीक है। तो BING जो बिंग है वो किसने निकाला है, माइक्रोसॉफ्ट ने। और जो चैट GPT है ना, जो कि ऑप्शन में भी दिया था, पहला ऑप्शन चैट GPT था, ठीक है, अगर आपने पेपर देखा होगा। तो चैट GPT किसने निकाला, ये OpenAI ने निकाला है। OpenAI एक कंपनी है, OpenAI माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी नहीं है, ना तो गूगल की कंपनी है। OpenAI अलग से एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट अलग से एक कंपनी है और गूगल अलग से एक कंपनी है, ठीक है। और ध्यान रख लेना कि एक मेटा करके, ठीक है, मेटा करके भी एक आ रहा है अभी, शायद से करंट का क्वेश्चन है। तो मेटा करके अगर मेटा आएगा ना तो ध्यान रख लेना ये फेसबुक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि फेसबुक का नया नाम क्या हो गया, फेसबुक का नया नाम मेटा हो गया है, तो ये ध्यान रख लेना। तो बिंग ने कौन सा निकाला है, सॉरी बिंग चैट बॉक्स किसने निकाला है, माइक्रोसॉफ्ट ने। बार्ड किसने निकाला है, गूगल ने। और चैट GPT किसने निकाला है, OpenAI ने। तो ये जो तीनों है ना, अभी इनमें क्या हो रहा है कि GPT 3.5, तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना आपका, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ठीक है, तो ये चीज़ होते हैं। तो जो 3.5 है ना, GPT 3.5, इसमें और सुधार किया गया है। इसका एक्चुअली में ये करंट में क्यों रहा था कि इसने क्या किया है कि आप लोगों ने अगर वो करंट पढ़ी होगी तो जो UPSC का जो एग्ज़ाम होता है, IAS का या एग्ज़ाम, तो उसको सॉल्व करने के लिए दिया गया इसको, तो ये उसमें पास नहीं हो पाया, ठीक है, मतलब ये फेल हुआ। तो ये इसलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा था कि ये मतलब UPSC का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया ये। तो अभी जो GPT 3.5 पे ये चल रहा है, अब क्या होगा, OpenAI के द्वारा क्या कर दिया गया है, GPT 4 को लॉन्च कर दिया गया है। और ये GPT 3.5, GPT 4 ये क्या है, ये AI भाषा मॉडल है, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा जो अगला पॉइंट है कि गगन कार्यक्रम के 4 अबॉर्ट मिशनों में से पहला जो होगा वो मई 2023 में उसको मतलब प्रक्षेपित किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि स्वाया रोबोटिक्स, कंपनी का नाम है स्वाया रोबोटिक्स। इसने क्या किया है, भारत के पहले स्वदेशी क्वाड्रप्ट रोबोट को बनाया है। किसको बनाया है, देखो 2 रोबोट है, एक का नाम है क्वाड्रप्ट रोबोट और एक का नाम है एक्सोस्केलेटन रोबोट। तो ये 2 रोबोट है, लेकिन भारत का जो पहला स्वदेशी है वो कौन सा है, वो है क्वाड्रप्ट रोबोट। तो प्रश्न आएगा कि क्वाड्रप्ट रोबोट किसने बनाया है, तो स्वाया रोबोटिक्स ने बनाया है। और एक्सोस्केलेटन रोबोटिक्स, ये रोबोट भी बनाया है स्वाया रोबोटिक्स ने। इसमें क्या होता है कि इसमें एक रोबोट होता है, उसके 4 पैर होते हैं, ठीक है, तो 4 पैर होते हैं। तो जैसे हमारे जो सैनिक वगैरह होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उनको ना बहुत लंबी लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है, और उनके पास क्या होता है कि बहुत भारी मतलब बंदूक होती है, उसके अलावा बैग वगैरह होता है, तो वो ना थक जाते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं कि इन रोबोट की मदद से ये रोबोट भी ना इंसानों के साथ साथ चलेंगे, सैनिकों के साथ, और ये ना 25 किलोग्राम तक का, शायद इतना ही है, मैं श्योर नहीं हूँ, तो 25 किलोग्राम तक का वजन ये ले जा सकते हैं। और जैसे स्लोप है, जैसे ढलान वगैरह है, तो ढलान वगैरह में चलने में दिक्कत होती है चढ़ाई पे, तो ये ना बड़े इजीली यहाँ भी चल सकते हैं। तो इससे जो भारतीय सैनिक है उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब आते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के ऊपर, यानी कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो दिवस हैं उनके ऊपर। तो पहला है कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 14 मार्च को। फिर है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, जिसको कि हम पाई दिवस भी बोलते हैं, ये भी मनाया जाता है 14 मार्च को। फिर है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 मार्च को। और मेरे को नीचे कमेंट में बताओ कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, अगर जिसको आता है वो लिख ले, ये है अंतर्राष्ट्रीय, और आप कमेंट में क्या लिखो, राष्ट्रीय वाला लिखो, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय, एक एक्स्ट्रा हो गया, उसके बाद है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 16 मार्च को। अगला पॉइंट है वर्ल्ड स्लीप डे, ये कब आता है, ये आता है 17 मार्च को। और अगला है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ये कब आता है, ये आता है 18 मार्च को। नेक्स्ट पॉइंट है G20 फूल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, ये किया गया है नई दिल्ली में। तो G20 फूल महोत्सव मनाया गया है नई दिल्ली में, ध्यान रख लेना। फिर अगला पॉइंट है एक मतलब एशिया की जो पहली जो ट्रेन चालक है ना, लोको पायलट है एशिया की जो पहली, इनका नाम है सुरेखा यादव। तो सुरेखा यादव क्या कर रही हैं, सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है इसको चला रही है, ठीक है, तो ध्यान रख लेना। इससे पहले मेल चला रहे थे इस ट्रेन को, लेकिन अब पहले ही मतलब क्या है, पहली बार सुरेखा यादव जी चला रहे हैं। अगला पॉइंट है इंस्टाग्राम पर 400 मिलियन फॉलोवर पाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है, तो इसका नाम है सेरेना गोमेज। तो जो अगला पॉइंट है राम सहाय यादव को क्या किया है, नेपाल का तीसरा उपराष्ट्रपति चुना गया है। तो ध्यान रख लेना, इनका नाम क्या है, यादव जी हैं ये, राम सहाय यादव। नेक्स्ट पॉइंट है ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये बने हैं रोहन बोपन्ना। तो अगला जो पॉइंट है वो है हरिद्वार में
पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि उत्तराखंड से संबंधित है। मोदी जी ने क्या किया है, नई दिल्ली में वैश्विक बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो वैश्विक बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन या शुरुआत कहाँ हुई है, तो ये हुई है नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये थी 10 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक की करंट अफेयर्स के वीडियो। तो मैंने इसमें जितने भी करंट अफेयर्स हैं ना, मोस्टली जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे डाल दिए हैं। तो बहुत कम चांस, मतलब 2% चांस है कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर आप वो 10 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच की करंट पूछेगा तो इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही। तो इसी के साथ अगर नए हो या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करो यार, ताकि इसका फ़ायदा बाकी लोगों को भी मिल सके। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।